देशभक्त कौन है? देशभक्त वो है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। जाहिर है। देशभक्त वो है जो अपनी जनता को एक करे। आप अपनी जनता को बाँटोगे, अपने ही जैसे नागरिकों को अपना दुश्मन बनाओगे और साम्राज्यवादियों की चापलूसी करोगे तो आप देशभक्त नहीं हो सकते। जब एक तरफ आज़ाद हिंद फ़ौज वहाँ बन रही थी और लड़ रही थी, जी। ठीक उसके मुकाबले सावरकर ब्रिटिश फ़ौज में भर्तियाँ करवा रहे थे। वो हुँ। जाकर के रिक्रूटमेंट कर रहे थे कि अंग्रेज़ की सेना में भर्ती हो। तो इससे बड़ा सुभाष चंद्र बोस का दुश्मन कौन हो सकता था? अगर कोई संघी कहता है कि नेताजी हमारे नेता हैं, तो वो सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं एक तरह से। मुझे लगता है कि आज जो ये संघ परिवार हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उसके खिलाफ तो ये मतलब ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाते अगर सुभाष चंद्र बोस ज़िंदा लौटते और भारत के नेता बनते, कि ये टीका और ये वर्दी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। जब हम वर्दी में हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं है, तो ये टीका और ये वर्दी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पचा नहीं सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे और उनके जो सिद्धांत थे, वो उनके हिंदुत्ववादी विचारों से पूरी तरह से टकराते हैं। मेल खाने की बात तो छोड़ दीजिए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती है। अम्बेडकरनामा की ओर से आप सभी को मुबारकबाद। किसी को आजादी 2014 में मिली, किसी को आजादी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था, राम जन्मभूमि के उद्घाटन के दिन मिली। तो आखिरकार सुभाष चंद्र बोस, जिनको संघ परिवार और बीजेपी आइडियलाइज करती है, सुभाष चंद्र बोस कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? आजकल उग्र राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस कौन से राष्ट्र और राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहे थे? आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस का स्मारक का उद्घाटन भी हुआ दिल्ली में, बहुत वाहवाही हुई, लेकिन क्या आज जो देश में हालात हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस को याद करें, तो आज अगर होते तो क्या कहते, क्या बोलते, क्या लिखते? इसलिए इसका तुलनात्मक अध्ययन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस एपिसोड में हमारे साथ सीपीएम की वरिष्ठ लीडर और सोशल एक्टिविस्ट सुभाषिनी अली जी मौजूद हैं और लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुनते हैं। इनके माताजी, पिताजी दोनों आज़ाद हिंद फौज में काम कर चुके हैं। इसलिए आज कुछ अनकही कहानियाँ, अनसुनी कहानियाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके विचारों का एक तरह से तुलनात्मक चर्चा इस एपिसोड में होगी कि आरएसएस, बीजेपी जहां उनको को-ऑप्ट करने की कोशिश कर रही है एज़ अ सिंबल, सुभाष चंद्र बोस एज़ अ सिंबल, क्या उनके विचारों पर चलने का कोई तैयारी है या सीधे उलट काम हो रहा है? स्वागत है मैम। नमस्ते, धन्यवाद। जी, बताएँ। बढ़िया देखिए नरेंद्र मोदी ने और उनके जो संघ परिवार के लोग हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस को वो अपनाएँ या एक तरह से वो कह दें कि हम इनके हैं, ये हमारे हैं। और उसका प्रमुख कारण ये था कि नेहरू की विरासत से लड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि हम सुभाष चंद्र बोस का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने जी, बहुत सी बातें कही कि उनको तरजीह नहीं दी गई और उनको याद नहीं किया गया और तमाम बातें उन्होंने कहने की कोशिश की। लेकिन वो पचा नहीं सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे और उनके जो सिद्धांत थे, वो उनके हिंदुत्ववादी विचारों से पूरी तरह से टकराते हैं। मेल खाने की बात तो छोड़ दीजिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस एक अध्यात्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। वो ये ध्यान वगैरह भी करते थे, लेकिन वो कभी भी धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ते थे, बल्कि वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और उनके कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ उनके जीवन के, आज़ाद हिंद फ़ौज के बनने से पहले और आज़ाद हिंद फ़ौज के बाद, तो वो मैं एक-एक बात गिनाना शुरू करती हूँ। जी, देखिए सुभाष चंद्र बोस सी.आर. दास के शिष्य थे और वो कलकत्ता के मेयर बने, महापौर बने।
और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि वहाँ के कर्मचारियों की सूची निकाली और उसमें उन्होंने देखा कि हालांकि कलकत्ते का हर छठा व्यक्ति मुसलमान है, मुसलमानों की संख्या नौकरियों में बहुत कम है। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया कि उनके जनसंख्या में अनुपात के हिसाब से उनको नौकरियों में भी हिस्सा मिलेगा। मतलब उन्होंने मुसलमानों के लिए नगर महापालिका की नौकरियों में आरक्षण लागू किया और सैकड़ों मुसलमानों को नौकरी दी। आप सोच सकते हैं इसका बहुत विरोध वगैरह भी हुआ, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए और ये उन्होंने किया। तो आखिर ऐसे आदमी को कैसे संघ परिवार मतलब बर्दाश्त कर सकती है? फिर दूसरी बात, सांप्रदायिक राजनीति के वो घनघोर दुश्मन थे और जो आप जानते हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बंगाली ही थे, बंगाल के बड़े नेता थे, वो हिंदू महासभा के बड़े नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इनकी सभा मत होने दो, ये ज़हर फैलाने के अलावा कुछ करते नहीं हैं, तो इनके मंच-वंच उखाड़ करके फेंक दो, इनकी सभा मत होने दो कलकत्ते के अंदर। इतना वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। फिर जब ये बने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, लड़ करके बने, आई थिंक 38 में बने पहली बार, 38 में। 38। तो हुँ, हाँ, हाँ। फिर उन्होंने वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करवाया, कोई भी आदमी जो कांग्रेस का सदस्य है, वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर वो बनेगा तो उसको कांग्रेस निकाल देगी। हुँ, ये ऐसे टाइम पर उन्होंने किया जब बहुत सारे कांग्रेस में लोग थे, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, जो हुँ, हिंदू महासभा के भी बहुत करीब थे और एक तरह से उनके सदस्य थे। बहुत सारे कांग्रेसी मुस्लिम लीग में भी थे। लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया और मुझे लगता है, आप तो इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं, वो फिर कांग्रेस के प्रेज़िडेंट के लिए खड़े हुए और गांधी जी ने उनको हराया। तो ये भी उनके हराने के पीछे बहुत बड़ा कारण था कि दोनों तरह के जो कट्टर धार्मिक सोच के या कुछ भी उनके कहिए सांप्रदायिक विचार के लोग थे, इस प्रस्ताव से बचने के लिए भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वहां से हटाने का काम किया, मतलब अध्यक्ष पद से। लेकिन इनकी सोच तो स्पष्ट होती है। फिर जब ये आजाद हिंद फौज बनी, मतलब बन तो चुकी थी, जब ये आए सिंगापुर और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व इनके हाथ में आया, तो आजाद हिंद फौज का जो उन्होंने स्लोगन, मोटो रखा, वो था उर्दू में इत्तेहाद, कुर्बानी, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया अपने मोटो में। जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट उन्होंने बनाया बाद में, उसका नाम अर्ज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद रखा। तो वो समझते थे कि अगर आपको देश की जनता को एक करना है और बिना एकता के तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती इतने मज़बूत शत्रु से, तो आपको सबकी भावनाओं का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। फिर आप देखिए, एक वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर था, ये मतलब नाडर समाज का जो तमिल लोग थे, इनका बहुत बड़ा मंदिर था। तो नेताजी ने ऐलान किया कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारतीय मूल के लोग मुझे दें। मैं सिर्फ़ जापानियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ और मैं महिलाओं की जो टुकड़ी बनाऊँगा, मैं जो यहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनकी भी एक टुकड़ी मैं तैयार करूँगा, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो बहुत चंदा मिला। तो ये जो नाडर समुदाय था, इनका बहुत बड़ा मंदिर था, ये बहुत पैसे वाले लोग थे। ये आए उनके घर, तो जैसे ही ये अंदर आए, तो उन्होंने कहा, "तुम लोगों को अंदर आने की इजाज़त किसने दी? तुम निकलो यहाँ से।" तो वो हैरान हो गए कि ये कैसे बात कर रहा है? उसने कहा, "तुम्हारे मंदिर के सामने बोर्ड लगा है कि मतलब जो अस्पृश्य जातियाँ कहलाती थी उस ज़माने में और गैर हिंदू यहाँ उनका प्रवेश वर्जित है, तो मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, आप जाइए।" अब वो परेशान, वो बाहर निकले। अब उन्होंने कहा कि भाई हम तो इनको कुछ देना चाहते थे, इन्होंने ऐसा कर दिया। फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी अपनी कमिटी की और फिर बड़ी मुश्किल से उनको एक वहाँ अपॉइंटमेंट मिला
और उन्होंने कहा कि हमने वो बोर्ड हटा दिया है, अब सबका प्रवेश वहाँ पर बिल्कुल खुला है सबके लिए, आप आइए। तो फिर ये वो गए अपने जो सैनिक अधिकारी थे, उनमें 2 मुस्लिम्स भी थे, उनके साथ गए और उन लोगों ने सबके माथे पर टीका लगाया, तो जो मुसलमान थे उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की, ठीक है, आदर के साथ कर रहे हैं। फिर उनको सोने के साथ तौला, सिक्कों के साथ तौला, पता नहीं क्या-क्या, बहुत बड़ी रकम उनको दी। और जब वो बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने अपने माथे से वो जो टीका लगा था उसको पोंछ दिया और उन्होंने कहा कि ये टीका और ये वर्दी, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। जब हम वर्दी में हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं है, तो ये टीका और ये वर्दी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो इसका मतलब है कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ रिलिजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति को अलग रखना, उसके ये सिर्फ कहने के लिए मानने वाले नहीं थे, इन्होंने अपने जीवन में उसका पालन भी किया। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये गए जब बर्मा, तो बर्मा में सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, वो बहादुर शाह ज़फ़र के मज़ार पर गए और उन्होंने वहाँ पर चादर चढ़ाई और वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं भारत लौटूँगा, तो आपके जो अवशेष हैं, वो मैं ले जाऊँगा और लाल किले में मैं आपको पूरी इज़्ज़त के साथ दफ़नाऊँगा। तो ये कोई बात नहीं है कि वोट लेने के लिए वो कर रहे थे, वो तो ऐसी जगह थे जहाँ वोट और ये सब चीज़ें कोई मतलब सपने में भी देखने वाली बात नहीं थी। ये उनके दिल की भावनाएँ थी, दिल की धारणा थी, जो उनके इन तमाम बातों से ज़ाहिर हुई। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर वो होते, वैसे तो मैं ये कहना बहुत मुश्किल होता, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो नाज़ियों के साथ और इनके साथ और टोजो के साथ इनके, अब उन्होंने जो इसका हमें समझाया, लोगों को समझाया कि दुश्मन का दुश्मन, उसको दोस्त बनाओ, तो उसमें भी दम है, क्योंकि उन्होंने हिटलर तक से कहा था कि ये जो आप यहूदियों के साथ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आपकी जो भाषा नस्लवादी भाषा है ये भी ठीक नहीं है। ये कहा उन्होंने हिटलर से। लेकिन मान लीजिए उनकी उस तरह की विचारधारा थी या नहीं थी, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो क्या करते भारत में या क्या नहीं करते। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सांप्रदायिकता के साथ और सांप्रदायिक ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं करते। ये जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन वोट के लिए या अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए या खुद कमज़ोर हैं, इसलिए सांप्रदायिकता के साथ लगातार समझौता करते रहते हैं, वो कतई समझौता नहीं करते। और मुझे लगता है कि आज जो ये संघ परिवार हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उसके खिलाफ तो ये मतलब ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाते अगर सुभाष चंद्र बोस ज़िंदा लौटते और भारत के नेता बनते। इसके साथ-साथ देखिए उन्होंने कास्ट प्रॉब्लम के बहुत बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन एक काम तो उन्होंने किया कि उनकी सेना में कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग खाएँगे या हिंदुओं की जातियाँ अलग-अलग खाएँगी। तो ब्रिटिश आर्मी में भी ये था और आज भी अगर हम जाके देखें, आर्मी के लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन खान-पान में है मामला। लेकिन उन्होंने खान-पान तो सबका एक कर ही दिया। उन्होंने अफ़सर और सिपाही के बीच में भी अंतर खत्म कर दिया। अफ़सर भी अगर वो लोग ज़मीन पर बैठते थे सिपाही, तो वो भी ज़मीन पर बैठते थे, पंगत में बैठते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो ये जात-पात को तोड़ने का एक बहुत बड़ा तरीका है हमारे जैसे समाज में, जो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं गौतम बुद्ध ने तो जात के खिलाफ कुछ बोला होगा लेकिन किया नहीं। लेकिन जूठन माँगना और जूठन खाना और वो भी ऊँची जात में पैदा होने के बाद, इससे बड़ा तो जात को तोड़ने का कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप और हम भी शायद कतराएँगे या हम आप नहीं कतराएँगे लेकिन बहुत से लोग जो अपने आप को प्रगतिशील या जात-पात विरोधी मानते हैं, जो उम, पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ उनके लोग भी एक-दूसरे का जूठा नहीं खाएँगे। एक-दूसरे के बगल में कभी-कभी खाना खाना भी नहीं पसंद करते। ये खाने का जो मामला है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा
मतलब लोगों को विभाजित करता है। तो अगर गौतम बुद्ध ने जूठन खाया मांग करके, और हमने सुना है कि लोग गुस्से में थूक कर भी उनको देते थे, वो भी खाया। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत साहसिक कदम था जात-पात को तोड़ने का, जिसको हम लोग भी आज शायद नहीं अपना पाएँगे। तो सुभाष चंद्र बोस जहाँ पर इसको कर सकते थे, वहाँ पर उन्होंने क्या, उनको चिढ़ लगती थी, अगर कोई खान-पान में भेद करने की बात करता था। बहुत चिढ़ते थे, नाराज़ हो जाते थे, मतलब चिल्लाने लगते थे। और ये उन्होंने पूरी ताकत के साथ लागू किया कि सब लोग एक साथ खाएँगे, एक ही जैसा खाना खाएँगे और कोई नहीं पूछेगा, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। जो कुछ है सब लोग उसको खाएँगे। अब इसमें हम और डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन हुँ, उनका ये हुँ। कहना था कि भाई जो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, जो मिल रहा है उसको खाओ, कोई सवाल नहीं करेगा क्या है, क्या नहीं है, किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, सब लोग खाएँगे। तो उनके जो विचार थे, वो बहुत मतलब प्रगतिशील थे, खुले विचार थे। वो आज के दुनिया के अ, आदमी थे, और मतलब वो बाद में जो उन्होंने समझौते किए उस पे मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब महायुद्ध शुरू हुआ और उसके पहले, तो जो स्पेन का मूवमेंट था फासिज्म के खिलाफ, जो पूरा फासिज्म के खिलाफ यूरोप में मूवमेंट उठा, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ मूवमेंट था, उसका वो हिस्सा थे। और वो मानते थे कि हमारी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, साम्राज्यवाद से हमारी लड़ाई है। तो इन सारे सवालों पर उनका बहुत ही खुला दिमाग था, बहुत आगे की वो सोचते थे। तो अगर कोई संघी कहता है कि नेताजी हमारे नेता हैं, तो वो सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं एक तरह से। चलिए, वो आज़ादी के समय आरएसएस की तो कोई भूमिका थी नहीं आज़ादी में, वो तो अंग्रेज़ के लिए ना, ही ना, काम ना, करते थे। कुछ और सुभाष नहीं, चंद्र अभी बोस जो है सावरकर ने जो है जब जब एक तरफ आज़ाद हिंद फौज वहाँ बन रही थी और लड़ रही थी, जी। ठीक उसके मुकाबले सावरकर ब्रिटिश फ़ोर्स में भर्तियाँ करवा रहे थे। हुँ, वो हुँ। जाकर के रिक्रूटमेंट कर रहे थे कि अंग्रेज़ की सेना में भर्ती हो। तो इससे बड़ा सुभाष चंद्र बोस का दुश्मन कौन हो सकता था? जी, जी, जी। कुछ ऐसी बातें जो आप अपनी माँ से, पिताजी से कभी सुनी हो सुभाष चंद्र बोस के बारे में? देखिए, बातें तो हमने काफ़ी सुनी है, बहुत सी चीज़ें तो जैसे निजी टाइप की बातें हैं। लेकिन हमारे जैसे पिताजी हैं, और अगर आप देखें जो उनके सबसे ज़्यादा करीबी थे, वो थे आबिद हसन, जो उनके हुँ, साथ सबमरीन में भी आए, पनडुब्बी में भी आए, यूरोप से लेकर के जापान तक। तो उनकी बातें अगर आप सुनिए, तो देखिए, उन्होंने आबिद हसन को जर्मनी में वो मिले क्योंकि वो स्टूडेंट थे वहाँ, दुभाषी का काम उन्होंने किया, दुभाषी का काम। और आबिद हसन को इतना उन्होंने प्यार किया कि उन्होंने उनको अपना सबसे निकटतम व्यक्ति बना दिया, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी। वो जब तक मरे नहीं, तब तक शायद एक दिन भी आबिद हसन से वो अलग नहीं रहे। जहाँ भी वो रहते थे, वहाँ आबिद हसन वहाँ रहते थे। अगर एक कमरा मिलता था, तो एक कमरे में दोनों रहते थे। बाप-बेटे का तो रिश्ता था ही, और मतलब बड़े और छोटे का भी था, लेकिन प्यार का भी रिश्ता था। और यही आबिद हसन हैं जिन्होंने उस पनडुब्बी के सफ़र के दौरान जय हिंद का स्लोगन इजाद किया। भारत की जनता को याद करना चाहिए कि आबिद हुसैन नाम जी, के नौजवान ने पनडुब्बी में जय हिंद का किया। और जितने भी गीत हैं आज़ाद हिंद फ़ौज के, उनको जी। सबको लिखने का काम भी आबिद हसन ने किया। हुँ, हुँ, और वो ट्रांसलेटर भी थे, पोएट भी थे। तो हुँ, ये रिश्ता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसके हुँ, अलावा हुँ। हमारी माँ के साथ उनकी एक बातचीत हुई थी, जब लोग अ, बर्मा से भारत के बॉर्डर तक जा रहे थे, तो बर्मा का हेडक्वार्टर था, वहाँ मेरी माँ नेताजी के साथ थीं। और फिर मेरे पिताजी जो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, राजनैतिक सचिव थे, उन्होंने भी उनसे बहुत आग्रह करके कहा कि मैं भी फ्रंट पर जाना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ।
तो उनको भी उन्होंने अनुमति दे दी कि आप भी जा सकते हैं, जाइए। और उन्होंने फिर महबूब अहमद को, जो बिहार के थे, उनको अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी नियुक्त किया। उस समय हमारी माँ के साथ उनकी कुछ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और सहगल के बीच में एक खास तरह की दोस्ती है, तो कुछ है क्या? से बहुत अच्छा है, हमको दोनों बहुत अच्छे लगते हो। तो मेरी माँ ने कहा, कुछ है तो, लेकिन अब हम लोग ज़िंदा लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, वो तो बाद की बात है, देखी जाएगी। तो फिर नेताजी ने मेरी माँ को बताया अपनी पत्नी के बारे में कि अच्छा, मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, मेरी एक ऑस्ट्रियन महिला के साथ शादी हुई है, एमिली, और मेरी बेटी भी है, अनीता। और मैंने अपनी बेटी को देखा है सिर्फ़ जब वो 3 महीने की हुई, और मैं 10 दिन उसके साथ, बेटी के साथ और पत्नी के साथ में रह पाया। तो उसके बाद तो मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैंने अपनी पत्नी से कहा, और ये सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं ज़िंदा लौट के आता हूँ, तब तो तुम मेरे साथ भारत चलना। लेकिन अगर मैं युद्ध में मर गया, तो तुम कभी भारत मत जाना, क्योंकि हमारा भारतीय समाज विधवाओं के प्रति बहुत ही क्रूर है। आप देखिए, एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा है कि कभी जाना मत, मतलब मुझे अपने परिवार पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा समाज बहुत क्रूर है, जहाँ तक विधवाओं का सवाल है। तो इससे 2 चीज़ें, एक तो भारतीय समाज के बारे में उनकी समझ, और साथ-साथ महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति उनकी संवेदनशीलता। देखिए, बहुत से नेता महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में कोई एक नेता नहीं पैदा हुआ जिसने महिलाओं की फ़ौज बनाई हो। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही किया। और अगर आप पढ़ें कि किस तरह की ट्रेनिंग उन महिलाओं को मिलती थी, वो सब कुछ उनको करना पड़ता था जो पुरुष सिपाही करते थे। उसी तरह की बंदूक को उठाना, उसी तरह की ट्रेनिंग, सब कुछ उनको करना पड़ता था। और जो पुरुष सैनिक थे, उनको हिदायत थी कि अगर किसी ने, मतलब नज़रों से या शब्दों से, कोई भी आपत्तिजनक काम किया महिलाओं को लेकर के, तो मतलब गोली ही मार दी जाएगी उसको, और कुछ नहीं होगा। उसका नतीजा ये है कि हम लोग जानते हैं, ये लोग तो ब्रिटिश फ़ौज के लोग थे। फ़ौजी क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं, देखिए उस पर बहस नहीं है, होता है ये सब। लेकिन ये महिलाएँ जो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की थीं, ट्रेनिंग के दौरान चलिए सब लोग थे वहाँ, लेकिन जब ये भारत की सीमा तक पहुँची, तो ये तो बहुत कम थीं, और मर्दों के ही बीच में थीं, पूरी तरह से उन पर आश्रित थीं। किसी एक महिला ने एक भी शिकायत किसी भी पुरुष के व्यवहार के बारे में किसी से नहीं की, ना मेरी माँ से, ना और किसी से। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से खुद सोचना, और इस तरह की सोच और संवेदनशीलता को अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, उनके बीच में भर देना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी, जी। टीचिंग बाय एग्ज़ाम्पल। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आप बलात्कारी हैं, तो फिर आप मंत्री बन जाएँगे, आप बलात्कारी हैं, तो आप एमपी बने रहेंगे, आप बलात्कारी हैं, तो आपको पैरोल मिलेगा, आप बलात्कारी हैं, तो आपकी जेल की सज़ा भी खत्म कर दी जाएगी। तो ये जो है ना एग्ज़ाम्पल, फिर लोग कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? जब ऊपर ये होगा और करने वालों को छूट होगी, तो फिर हर आदमी सोचेगा कि हमको भी छूट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जी, मैं तो सुभाष चंद्र बोस की कोई बड़ी फ़ैन नहीं थी, मैं बता दूँ। बचपन से ही मैं सुनती आई हूँ, हमारे घर में तो ख़ैर वो ही सबसे बड़े नायक थे। लेकिन फिर मैं कम्युनिस्ट पार्टी में चली गई, और मुझे लगा कि नहीं, सेमी फैसिस्ट, अर्ध फैसिस्ट, प्रोटो फैसिस्ट, वो जो जितने शब्द होते हैं, और मैं कोई उनकी बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे माँ-बाप कभी भी कम्युनिस्ट विरोधी नहीं थे। तो कम्युनिस्टों ने जो गलतियाँ की और बाद में माना, उसकी वजह से वो दूर हो गए, और मेरी माँ तो हमेशा चाहती थी कम्युनिस्ट पार्टी को जॉइन करना। लेकिन जब जी, उन्होंने जाकर के ज्योति बसु जी से कहा कि मैं जॉइन करना चाहती हूँ, लेकिन आपको पहले कुछ करना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा क्या? कहने लगे आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आपने उनके बारे में जो विश्लेषण किया वो बिल्कुल गलत था। तो ज्योति बसु ये बहुत बड़ा आदमी था, उसने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि ठीक है उनके रास्ते के बारे में हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी देशभक्ति को हम कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपने सवाल उठाया देशभक्ति का, तो देशभक्त कौन है? देशभक्त वो है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। जाहिर देशभक्त वो है जो अपनी जनता को एक करे। आप अपनी ही जनता को बाँटोगे, अपने ही जैसे नागरिकों को अपना दुश्मन बनाओगे और साम्राज्यवादियों की चापलूसी करोगे तो आप देशभक्त नहीं हो सकते हो। शुक्रिया मैम, बहुत शानदार बातचीत के लिए और बहुत कई यूनिक इन्फॉर्मेशन आज हमें सुनने में आया। तो आज अगर सुभाष चंद्र बोस होते, तो कहाँ होते इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। उनका मूर्तियाँ बनवाना, स्मारक बनवाना एक बात है, लेकिन हो हम सकता है कि उन्हीं मूर्तियों और स्मारक के नींव में उनके विचारों को दफन कर दिया जाए। शुक्रिया, देखते रहिए जी, अम्बेडकर नमः। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।